हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो ब्लड फिजियोलॉजी का लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन समझ सकते हैं, जिसमें इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो एक था जिसमें प्लेटलेट्स और हम लोग ब्लड कोगुलेशंस को डिस्कस किए थे। उस कोगुलेशन वाले प्रोसेस में, यानी वो जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर डिटेल तरीके से हेमोस्टेसिस को बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस नहीं किए थे। एक्चुअली क्या था, उसको एक शॉर्ट मेथड से हम लोग डिस्कस करके कंप्लीट कर लिए थे। पर अभी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोसेस है, यानी हेमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है, इसको डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग ब्लड कोगुलेशन यानी हेमोस्टेसिस को बहुत ही डिटेल तरीके से स्टडी करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेमोस्टेसिस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसका रिजल्ट ये है, प्रोसेस का रिजल्ट ये है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट इनटू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस, हेमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लीडिंग रुक जाना। सिजेशन और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड हेमोस्टेसिस। ठीक है, हेमोस्टेसिस समझते हो। पर यहाँ पे ये फिगर क्यों है कि एक साइड में मिट्टी का रोड है और बगल में पत्थर और ऊपर से नेट लगा हुआ है पत्थर को। बेसिकली जब बाढ़ आती है, हाँ, जब फ्लड प्रोन एरिया में वो खासकर देखने को मिलता है कि जब रोड्स वगैरह हो या कोई एम्बैंकमेंट वगैरह हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड से स्टोन लगाया जाता है और उस स्टोन को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है आयरन नेट लगा करके, यानी आयरन का जाल लगा करके उसको और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली स्टोन तो इस मिट्टी को प्रोटेक्ट कर लेगा, पर वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। वही अगर स्टोन को अगर हम नेट से कवर कर दें, नेट से और स्ट्रॉन्ग बना दें, तो ये हमारा प्रोटेक्शन और बढ़ जाता है। बेसिकली हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारा ब्लीडिंग हो रहा हो, हाँ, कि ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेटलेट अपना एक वॉल बनाता है। हाँ, कि बहुत सारा प्लेटलेट अपना वॉल बनाता है। प्लेटलेट वॉल को प्रोटेक्ट करता है फाइब्रिन का थ्रेड। यानी एक तो दो चीज़ें होती हैं। पहला कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेटलेट बनता है, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होता है, और उस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का एंड बाद क्या होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन का वहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड से उसको एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। वो कुछ ऐसा दिखता है। अल्टीमेटली ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि ब्लड क्लॉट जब हो जाए, उसमें प्लेटलेट्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। बेसिकली ब्लड में जो भी कंपोनेंट है, हाँ, ब्लड में जो भी कंपोनेंट है वो सारा इस क्लॉट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन रोल किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स का होता है। तो इसी को हम लोग डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्या है हमारा हेमोस्टेसिस? इट इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। इट इज डिफाइंड, यानी हेमोस्टेसिस का मतलब कि या जो ब्लीडिंग हो रहा है, कहने का मतलब अगर कहीं पे हमारा कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया, कहीं पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया, यहाँ से हो रहा है क्या, ब्लीडिंग। अब इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेमोस्टेसिस। It is defined as arrest or stoppage of bleeding. When a blood vessel is injured, the injury initiates a series of reactions resulting in the hemostasis. It is occurs in 3 stages. Basically यहाँ पे 3 स्टेज दिखाई देता है कि इन 3 स्टेजेस में हेमोस्टेसिस होता है। पहला वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कई बार 3 की जगह 4 स्टेप भी हो सकता है। वहाँ पे लिखा होगा क्या, फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, तो 3 या 4 स्टेप में ये होता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड तीसरे स्टेप तक हो जाता है। चौथा स्टेप फाइब्रिनोलाइसिस, यानी जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ है, क्लॉटिंग हुआ है, वो जो फाइब्रिन थ्रेड है, उस थ्रेड को ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, वो चौथा स्टेप होता है फाइब्रिनोलाइसिस। वो भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रॉडली द मोर ब्रॉडली डैमेज द वेसल वॉल इज द फास्टर कोगुलेशन begins sometimes as quickly as 15 seconds after injury। यानी इंजरी के 15 सेकेंड के अंदर तक ये इनिशिएट हो सकता है। क्या, हेमोस्टेसिस का ये जो प्रोसेस है, जिसमें पहला प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या, व्हेन ब्लड वेसल्स आर कट, द एंडोथेलियम इज डैमेज एंड द कोलेजन इज एक्सपोज, प्लेटलेट अडेयर टू दिस कोलेजन गेट एक्टिवेटेड। ओके,
होता क्या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस में, वैसे जब ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ उसमें लेयरिंग किस चीज़ का होता है, एंडोथेलियम का। हाँ, एंडोथेलियम का लेयरिंग जो होता है वो डैमेज होता है और उसमें जो कोलेजन होता है उसके पीछे वो क्या होता है, एक्सपोज होता है। यानी एक्सपोज यानी कि कोलेजन एंडोथेलियम के जो पीछे वो क्या होता है, एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट अदेयर टू दिस कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड। यानी कोलेजन है, हाँ, इस कोलेजन से प्लेटलेट अटैच हुआ, कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें कि एक ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि कोलेजन का लेयर है, यहाँ पे एंडोथेलियम जो था वो डैमेज हो चुका है, यहाँ से ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट का मूवमेंट है, ओके, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट्स क्या है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो कोलेजन है इसमें एक्सपोजर होने की वजह से क्या हो रहा है कि कोलेजन से जाकर के ये प्लेटलेट जो है, ये प्लेटलेट ये जाकर के बाइंड हो रहा है और क्या हो रहा है, गेट एक्टिवेटेड, वहाँ पे वो जो प्लेटलेट है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ओके, अब इस एक्टिवेशन से क्या होता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेक्रेट सेरोटोनिन थ्रोम्बोक्सिन्स विच कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग और स्टॉपेज ब्लीडिंग फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रहा है, अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया, वो उस एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स का जो रप्चर हो चुका था, वहाँ से जो ब्लड फ्लो ब्लीडिंग बाहर हो रहा है, तो ब्लीडिंग क्या हो रहा है, या तो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। अदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस एग्जाम्पल क्या, एंडोथेलियंस आर रिलीज फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल्स इटसेल्फ। यानी और भी ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स है, जैसे एंडोथेलियन है वो ब्लड वेसल्स से ही जो डैमेज ब्लड वेसल्स है वहाँ से रिलीज हो रहा होता है। तो ये तुम्हारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो एरिया था यहाँ रप्चर वाला एरिया, वो एरिया कुछ हद तक कम होता है, किससे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। अब दूसरे स्टेप आ जाते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये क्या, प्लेटलेट गेट अडेयर टू द कोलेजन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड सिक्रेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी जिसको एडीपी कहते हैं, और थ्रोम्बोक्सिन A2। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या हो रहा है, platelets get adhered to collagen of ruptured blood vessels and secrete adenosine diphosphate and thromboxane A2। पहली बात, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन से पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हुआ था कि जब प्लेटलेट कोलेजन के साथ बाइंड किया था, कोलेजन के साथ अटैच हुआ था, उस वक्त रिलीज किया था सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन्स, उस वक्त क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद अब यहाँ पे देखने को मिला है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कब हो रहा है, तो वही जब कोलेजन के साथ प्लेटलेट जो है अडेयर हो रहा है, हाँ, प्लेटलेट गेट्स अडेयर टू कोलेजन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, यानी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स से चिपक जो कोलेजन आ रहा है उससे चिपक रहा है, उस वक्त सिक्रेट कर रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये दो सब्सटेंस है जिसको रिलीज कर रहा है ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये दो चीजें क्या करती है, दीज सब्सटेंस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट देम। यानी प्लेटलेट से जो सिक्रेट हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2, ये क्या करता है, अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, अब नए और प्लेटलेट्स को वहां पे अट्रैक्ट करता है और उसको एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेट कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो और आ रहा है, और एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ कि और भी नई केमिकल सब्सटेंसेस यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 और भी नया सिक्रेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, प्लेटलेट प्लग प्रोवाइड अ टेम्पररी नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल बट अ वॉल विच प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस। यानी होता क्या है, अगर इस चीज़ को बहुत हम सिंपल तरीके से देखें, ये कुछ ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का ये एरिया हो चुका है रप्चर, यहाँ से हो रहा था ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एरिया ऑफ, ओके, तो यहाँ पे ब्लीडिंग एरिया ऑफ वेसल्स, यानी यहाँ से ब्लड क्या है, बाहर आ रहा है, ब्लड आप बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा कम हुआ है, पर इतना ही है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो कोलेजन एक्सपोजर हुआ था, कलर को चेंज करते हैं, कोलेजन एक्सपोजर हुआ था, ओके, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे प्लेटलेट्स, एक प्लेटलेट्स आके यहाँ पे जो कोलेजन था इससे एक अटैच हुआ, यहाँ से सिक्रीट किए दो चीज़ें, क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और क्या, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये दो सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, और नए प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी और नया प्लेटलेट्स यहाँ पे आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि एक दूसरे से प्लेटलेट्स आते आते अल्टीमेटली यहाँ पे एक प्रकार का दीवार, हाँ, एक टेम्पररी वॉल बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल, एक ऐसा वॉल बन गया, हो चुका है कि अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट देम। प्लेटलेट प्लग प्रोवाइड अ टेम्पररी नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल बट अ वॉल विच प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। ओके, अब हम यहाँ से इतना देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वॉल दिख रहा है ये एक तरह का वॉल है प्लेटलेट्स का, हाँ, प्लेटलेट के एग्रीगेशन का वॉल है जिसको प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कह रहे हैं। यहाँ पे एक दीवार की तरह ये काम कर रहा है कि यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रहा था, जो ब्लड बाहर आ रहा था, वो ब्लड रुकेगा,
ओके। पर ये जो वॉल है ये नॉट सो स्ट्रॉन्ग, यानी कोई ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत दीवार है, टेम्पररी दीवार है जो ब्लीडिंग को थोड़े टाइम के लिए रोका है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज यूजुअली कंप्लीट विद इन 6 मिनट्स ऑफ इंजरी, यानी 6 मिनट के इंजरी के अंदर अंदर ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके। अब क्या है, तीसरा स्टेप है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स याद करके बैठे हैं कि हाँ क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लाज्मिन, कैल्शियम लेबाइल, ये सारी चीज़ें, तो वो इन्वॉल्वमेंट अब दिखेगा। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड का एंड रिजल्ट ये होगा कि हमको फाइब्रिन मिलेगा, यानी फाइब्रिन का थ्रेड, वो थ्रेड क्या बनाएगा, नेटवर्क। वो नेटवर्क कैसे, कुछ ऐसा 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 ऐसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वाले नेटवर्क को ऐसे कंप्लीटली बाइंड करेगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये होगा कि ये प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन का नेटवर्क आ जाएगा और ये वॉल जो टेम्पररी और नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल कह रहे हैं वो वॉल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दिस प्रोसेस in which blood loss is its fluidity becomes jelly like mass few minutes after it set out and collected in a container। ओके, यहाँ पे जो है सो ब्लड जो अपनी फ्लूइडिटी वो लॉस करता है। ओके, अब तक हम लोग क्या देखे हैं, इंजरी हुआ, इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स, डैमेज ऑफ इंडोथेलियम, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोलेजन का एक्सपोजर हो रहा है, यहाँ पे वॉन विलेब्रेंड फैक्टर्स एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अडेरेंस ऑफ प्लेटलेट टू कोलेजन, हाँ कोलेजन जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, चिपक रहा है, कोलेजन से प्लेटलेट चिपक रहा है। एक्शंस एक्टिवेशन, ओके, अडेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलेजन, यानी इस फैक्टर के एक्टिव होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो कोलेजन के साथ क्या हो रहा है, चिपक रहा है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेशन हो रहा है। प्लेटलेट एक्टिवेशन होने से यहाँ पे 3 स्टेजेस दिख रहे हैं। 3 स्टेजेस क्या क्या, पहला सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ये, तो सेरोटोनिन के सिक्रीशन से क्या हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ये हो गया। दूसरा सिक्रीशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो रहा है, यानी ब्लड वेसल्स में बहुत सारा प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे रप्चर हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे रप्चर हुआ है वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और अल्टीमेटली फिर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो हम लोग अभी जो देखने वाले वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनता हुआ देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा फिर थ्रोम्बिन, और वो थ्रोम्बिन फिर अल्टीमेटली काम कर रहा होगा कि फाइब्रिन बनवाएगा। तो हमको यहाँ पे फाइब्रिन बनता हुआ देखना है, तो फाइब्रिन बनता हुआ देखने के लिए हमको पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, फिर थ्रोम्बिन और फिर फाइब्रिन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है। स्टेजेस, स्टेज 1 जिसको कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, ब्लड क्लॉटिंग कमेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये इंपॉर्टेंट है, which converts prothrombin into thrombin. Its formation initiated by substances produced either within the blood or outside the blood। यानी जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा ये कहाँ से बनेगा, its formation is initiated by substances produced either within the blood, यानी जो सब्सटेंस ब्लड के अंदर है उससे उसका फॉर्मेशन होगा, या फिर आउटसाइड द ब्लड, यानी ब्लड के बाहर जो टिश्यूज वगैरह हैं वहां से फिर फॉर्मेशन होगा। दस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर्स इनटू 2 पाथवे, यानी 2 रास्ते होंगे, एक इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इन दोनों पाथवे, अब इस दोनों पाथवे का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है, या तो ब्लड से या आउटसाइड द ब्लड। तो जो ब्लड से हो रहा होगा कह देंगे इंट्रिंसिक पाथवे, आउटसाइड द ब्लड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, तो अब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यहाँ पे होता क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इस फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे, इंडोथेलियम डैमेज हो रहा है, कोलेजन एक्सपोजर हो रहा है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मोलिपिड्स, और ये सारा प्रोसेस होने के बाद एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू ट्रॉमा हो रहा है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 7 के प्रेजेंस में, और 10 एक्टिव हो रहा है, फिर एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। तो हम अभी जो प्रोसेस को देखने वाले हैं वो ये कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर लिखा हुआ है और जैसे 12 लिखा हुआ है और 12A लिखा हुआ है, तो जहाँ पे 12A है इसका मतलब ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में है, और ये क्या है, इनएक्टिव है। फिर 11 है और 11A है, तो 11A एक्टिवेटेड है और 11 क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में है। सेम कंडीशन जहाँ पे A लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है, ये एक्टिवेटेड है। ओके, तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इंट्रिंसिक पाथवे, क्या क्या ऐसे सीक्वेंस हो रहे हैं वो देखते हैं।
ड्यूरिंग द इंजरी द ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड, एंडोथेलियम इज डैमेज एंड कोलेजन बीनीथ द एंडोथेलियम इज एक्सपोज। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन उसके पीछे जो था वो क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। अब आगे क्या, फैक्टर 12 जिसको हेजमैन फैक्टर भी कह रहे हैं कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन, कोलेजन के कॉन्टैक्ट में क्या आ रहा है, फैक्टर 12। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12 इन द प्रेजेंस ऑफ कैलिक्रिन एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट HMW काइनोजेन। यानी इन दोनों के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड हो रहा है। यानी जो 12 था वो अब चेंज क्या हो गया 12A में। ओके, द एक्टिवेटेड फैक्टर 12 कन्वर्ट्स द फैक्टर 11 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 11, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 12 जो एक्टिवेटेड है वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड यानी 11A में चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन। इसको और अच्छे से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर 12 पहले क्या, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोजर हुआ, कैलिक्रिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन के प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 12A में चेंज हुआ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या, क्लॉटिंग फैक्टर 12A इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन क्या कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 11 को 11A में चेंज कर रहा है। ओके, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 11A इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्लॉटिंग फैक्टर 9A में चेंज कर रहा है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 9 को 9A में चेंज कर रहा है। अब क्लॉटिंग फैक्टर 9A क्या कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 9A कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड कैल्शियम। इस दोनों के प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 9A यानी एक्टिवेटेड 9A चेंज कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर 9A और क्लॉटिंग फैक्टर 8 और कैल्शियम। ये समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को, ओके, आप वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिपीट कीजिए, स्लो कीजिए, फिर से देखिए कि क्लॉटिंग फैक्टर कैसे हो रहा है 10A में कैसे चेंज हो रहा है कि क्लॉटिंग फैक्टर 9A यानी क्लॉटिंग फैक्टर 9A जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो क्या हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और कैल्शियम के प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में चेंज कर रहा है और अल्टीमेटली फिर 5 के प्रेजेंस में यहाँ पे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता हुआ दिख रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा ऊपर में अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि एक्टिवेटेड फैक्टर क्या है, 12 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 को इन द क्लॉटिंग फैक्टर 11A यानी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 11A में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेन। अब क्या हो रहा है कि 11A चेंज हो गया, हाँ, कि 11 से 11A बन गया है। ओके, तो एक्टिवेटेड फैक्टर 11 यानी 11A एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 एक्टिवेट्स फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम। यानी कैल्शियम के प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 11A यानी एक्टिवेटेड 11 जो है 9 को चेंज कर रहा है 9A में। एक्टिवेटेड फैक्टर 9A यानी क्या कर रहा है, एक्टिवेट्स फैक्टर 10 यानी 9 जो है 9A ये किसको चेंज कर रहा है, 10 को 10A में चेंज कर रहा है। समझ में आ रही बात, 10A में चेंज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 और क्या है, कैल्शियम। फैक्टर 8 और कैल्शियम के प्रेजेंस में 9 क्या कर रहा है, 10 को 10A में यानी 10 को 10A में चेंज कर रहा है। ये याद रहे, 10 को 10A में चेंज हो रहा है। कहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं। When platelets comes in contact with collagen of damaged blood vessels, it get activated and release phospholipid। यानी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जो है यहाँ पे कोलेजन की बात कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में जब कोलेजन के कांटेक्ट में जब प्लेटलेट्स आता है तो वो रिलीज करता है फॉस्फोलिपिड्स। नाउ एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट्स विद प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड फैक्टर 5 टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी हम लोग जो बात किए थे कि 10A बन रहा है ना, यहाँ पे बात किए थे ना कि फैक्टर एक्टिवेट्स फैक्टर 10 यानी 10 से 10A बन रहा है। अब ये 10A क्या हो रहा है कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10A रिएक्ट्स विद प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर 5 टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस नीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 is also activated by positive feedback effect of thrombin। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, हम लोग यहां तक बात कर चुके थे कि 10A में चेंज हुआ। ओके, एक और चीज जो हम इस फिगर में देख रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है कि एंडोथेलियम डैमेज हुआ था, कोलेजन एक्सपोजर हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्लेटलेट जो कोलेजन से चिपका था वो यानी अडेयर जो हुआ था वो प्लेटलेट्स क्या रिलीज कर रहा है, फॉस्फोलिपिड। ध्यान रहे, रिलीज कौन किया है, प्लेटलेट्स रिलीज किया है फॉस्फोलिपिड। कब रिलीज किया था
कि जब कोलेजन एक्सपोजर हुआ था, कोलेजन से एडेरेंस हुआ था, तो उस वक्त फॉस्फोलिपिड रिलीज किया था प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट से जो रिलीज हुआ फॉस्फोलिपिड है वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर 10A जो है, हाँ क्लॉटिंग फैक्टर 10A ये रिएक्ट कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर 10A फॉस्फोलिपिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 5। क्लॉटिंग फैक्टर 5 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि फॉस्फोलिपिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 10A के साथ, बना क्या रहा है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, बना क्या रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर 5 कैसे एक्टिवेट हुआ ये तो नहीं दिख रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, यानी थ्रोम्बिन बना था और फिर ये आगे देखेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 को। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 10 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 5, तो बनाता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी इंट्रिंसिक पाथवे से हम लोग देख चुके हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ दिख रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे से हम लोग देखें कि एंड रिजल्ट हमको ये मिल गया कि यहाँ पे कॉमन पाथवे में आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। अब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे तो देख लिए, अब हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनिशिएटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यूज। ओके, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे नाम से क्लियर लग रहा है, थोड़ा सा एक्सटर्नल बातें हो रही है यहाँ पे। एक्सटर्नल कहने का मतलब कि ब्लड से एक्सटर्नल क्या है, तो ब्लड से एक्सटर्नल, ब्लड के बाहर तो टिश्यू है। तो जो यहाँ पे इस पाथवे, ये पाथवे कब फॉलो हो रहा होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है वहां से जो रिलीज हुआ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। हाँ, अब सीक्वेंस ऑफ क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू दैट आर डैमेज ड्यूरिंग इंजरी रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 3 जो है वो क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कब रिलीज हुआ था, टिश्यू दैट आर डैमेज ड्यूरिंग इंजरी और रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी जो टिश्यू डैमेज हुआ था वो रिलीज किया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लॉटिंग फैक्टर 3। थ्रोम्बोप्लास्टिन कंटेन्स प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन विच एक्ट एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह ये एक्ट करता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट्स क्लॉटिंग फैक्टर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। यानी याद है हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे में लास्ट जब हो रहा था, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने से पहले क्लॉटिंग फैक्टर 10A में चेंज हो रहा था। ये यहाँ पे एक बार में ही हो गया कि क्या हो रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट विद फैक्टर। ओके, पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्लॉटिंग ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट क्या कर रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कंपोनेंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन का वो कन्वर्ट कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 7। इसको यहां देख सकते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ जिसमें हम लोग को मिलना होता है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ये फॉस्फोलिपिड ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर 7 के प्रेजेंस में क्या करता है, एक्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 पे और 10 को 10A में कन्वर्ट कर रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट कौन कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड। किसका कंपोनेंट है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का। यहां तक देख लिया कि 10A में हो रहा है। अब आगे क्या होता है वो ये देखते हैं कि कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम, क्लॉटिंग फैक्टर 5 और ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड से क्या हो रहा है कि 10A अल्टीमेटली प्लस थ्रोम्बिन यहाँ पे आकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा है। यहां देख लेते हैं एक्टिवेटर फैक्टर 10 यानी 10A रिएक्ट्स विद फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। क्या हो रहा था कि इसको अगर यहां से हम लोग देख लें, हमारा 10A बन चुका है, 10A बन गया। हाँ, अब ये 10A क्या कर रहे थे, एक्टिवेटेड फैक्टर 10A रिएक्ट्स विद फैक्टर 5, ये फैक्टर 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फॉस्फोलिपिड यानी क्लॉटिंग फैक्टर 5 हो गया। उसके बाद क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है ना, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी 10A क्लॉटिंग फैक्टर 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या इसके साथ यहाँ पे हमको कैल्शियम आयन भी चाहिए होता है यानी क्लॉटिंग फैक्टर 2 और कैल्शियम आयन भी चाहिए होता है। हाँ, तो क्या बनता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बन रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 10A यानी 10A जो एक्टिवेटेड है, क्लॉटिंग फैक्टर 5
कैल्शियम के प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड ये आपस में रिएक्ट करते हैं ये और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में बनाते क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, अब इस एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम फिर से एक बार फाइनल देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 10A में चेंज हुआ। अब ये 10A कैल्शियम के प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 5 और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो है, हाँ ये फॉस्फोलिपिड, ये आपस में 1 2 और ये 3, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे का कॉमन रिजल्ट ये है कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। इसके बाद जो पाथवे फॉलो होता है वो कॉमन पाथवे है, वो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारा बन गया। ओके, तो अब कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, conversion of prothrombin into thrombin. The blood clotting is all about thrombin formation. Once thrombin is formed, it definitely leads to blood clot formation. यानी thrombin बन गया तो clot बनेगा ही। अब होता है कैसे, तो prothrombin activator जो हमारा बना है ना, यहाँ पे prothrombin activator that is formed in intrinsic and extrinsic pathway converts into prothrombin into thrombin in the presence of calcium जो factor 4 है। ओके, देख लेते हैं। Once thrombin initiate the formation of thrombin molecules, they initially formed thrombin activates factor 5. Factor 5 in turn accelerate formation of both extrinsic and intrinsic prothrombin activator, which converts prothrombin into thrombin, and this effect of thrombin is called positive feedback effect. ये भी देख लेते हैं। दो चीजें हो रही है, पहला तो प्रोथ्रोम्बिन से हमारा थ्रोम्बिन बन रहा है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। ये क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से बना था वो क्या हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन पे काम कर रहा है और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है। ये सारा प्रोसेस ब्लड में ही हो रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम किया प्रोथ्रोम्बिन पे, ये प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गया थ्रोम्बिन में। अब क्या हुआ कि थ्रोम्बिन जो है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू यहाँ पे और नए थ्रोम्बिन आ रहा है और इसको ये दोनों प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे और नया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है और ये और नया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और नया थ्रोम्बिन बना रहा है। फिर ये मैकेनिज्म जो है बना रहा है, यानी जितना नया थ्रोम्बिन बन रहा है उससे और नया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्सेलरेट किया जा रहा है, यानी और नया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया जा रहा है, या ना। Once the thrombin initiate the formation of thrombin molecules, they initially formed thrombin activates factor 5. Factor 5 in turn accelerate the formation of both extrinsic and intrinsic pathway. Once thrombin initiate the formation of thrombin molecule, they initially formed thrombin activates factor 5. Factor 5 in turn accelerate formation of both. यानी एक और चीज यहाँ पे फैक्टर 5 का इन्वॉल्वमेंट है, यानी जितना नया थ्रोम्बिन बन रहा है ये फैक्टर 5 को इनिशिएट कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है इसके एक्टिवेशन को, और ये और नए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनवा रहा है। ओके, तो हमारा कॉमन पाथवे जब आते हैं तो हमारा एंड रिजल्ट ये होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनवा रहा है। ये हमारा चीज़ दिख गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके आगे होता क्या है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। इसके आगे फाइब्रिनोजेन उस पर थ्रोम्बिन एक्ट करता है और क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे लूज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन बनता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन, यानी कुछ ऐसे इस तरीके के स्ट्रैंड्स आपको फॉर्मेशन दिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ फाइब्रिन का। अब क्या होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर नाम है उसका, और कैल्शियम, इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि फाइब्रिन जो है वो टाइट ब्लड क्लॉट बनाता है। अब हुआ क्या कि हमारा फिर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया, यहाँ पे फाइब्रिनोजेन पे एक्ट किया थ्रोम्बिन और पॉलीमराइजेशन हुआ, और यहाँ पे लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन यानी कुछ इस तरीके के धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बन गए, जिसको क्या कहें हम लोग, लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन। अब क्लॉटिंग फैक्टर 13 और क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि ये लूज स्ट्रैंड जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, नाम ही से क्लियर कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग स्टेबल करता है। ये क्या है, फैक्टर 13 और कैल्शियम के प्रेजेंस में टाइट ब्लड क्लॉट बनवाता है। ओके, तो फिर जब क्लॉट बन गया तो क्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ जिस क्लॉट में प्लेटलेट्स होगा, जिस क्लॉट में क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा, WBC, फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रॉन्ग वाला स्टेबल हो चुका है अब ये।
और रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। पर एक बात ध्यान रहे कि रेड ब्लड सेल्स और यहाँ पे WBC के जो सेल्स हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होता है प्लेटलेट्स का और फिर इसके क्लॉटिंग फैक्टर्स का। ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर वो इन्वॉल्व होते हैं, ये तो इन्वॉल्व, लेकिन ब्लड क्लॉट करते टाइम ये चूज नहीं किया जाता कि इसको अंदर कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मॉलिक्यूल्स यूज करें, सारे चीज़ों को वो क्लॉट करवा देता है। ओके, अब आ जाते हैं ब्लड क्लॉट। ओके, इतनी देरों से जिस हम ब्लड क्लॉट की बात करें कि ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, तो जो क्लॉट है वो करता क्या है? तो ब्लड क्लॉट इज अ मास ऑफ कोगुलेटेड ब्लड दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड प्रमोट्स वुंड हीलिंग। यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको रोकेगा और क्या करेगा, वुंड हीलिंग जो होगा उसको प्रमोट करेगा। अब इस क्लॉट में क्या क्या होगा? फाइब्रिन का मेसवर्क होगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द क्लॉट, प्लेटलेट्स क्या होगा, एग्रीगेट एंड रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर, यानी प्लेटलेट जो वहाँ पे एग्रीगेट होगा और क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे रिलीज कर रहा होगा। और क्या होगा, RBC ट्रैप्ड विद इन द क्लॉट गिविंग इट रेड कलर, यानी रेड कलर जो हमको ब्लड क्लॉट दिख रहा होता है वो RBC के होने की वजह से दिख रहा होता है। अब RBC रेड क्यों होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रिवेंट इन द क्लॉट बट नॉट एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग, यानी क्लॉट में WBC होता है लेकिन वो एसेंशियल नहीं होता है क्लॉटिंग के लिए। ओके, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट जिसको स्कैब कहते हैं, फॉर्म द ओवर अ वुंड कवरिंग द डैमेज एरिया एंड प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस, यानी फर्दर ब्लड लॉस से जो बचाता है उसको हम लोग स्कैब कहते हैं, जो वुंड के बाहर से हमको दिख रहा होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये दिखता है क्लॉट के में कि क्लॉट रिट्रैक्शन। ये क्या होता है? आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग विद इन 30 to 45 मिनट्स, यानी 30 से 45 मिनट के अंदर क्या होता है, क्लॉट क्या होता है, रिट्रैक्ट होता है, अपनी ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सीरम स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड ओजेस आउट ऑफ द ब्लड, यानी वो सीरम जो होता है उससे बाहर निकलता है। अब सीरम कहते हैं किसको है? तो कहते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अब प्लाज्मा क्यों? तो यहां पे एक चीज देखना होगा कि जो ब्लड के सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स है वो ऑलरेडी क्या बनाए हुए हैं, क्लॉट। अब क्लॉट में है तो ब्लड सेल्स तो हट गया, तो ब्लड में से अगर ब्लड सेल हटा दें तो बचेगा क्या, प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर तो ऑलरेडी ब्लड क्लॉट कर चुका है ना, क्लॉट बना चुका है, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होगा नहीं, तो क्या सिर्फ निकलेगा वहां से, प्लाज्मा। प्लाज्मा। ओके, उसको हम लोग सीरम कह रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ क्लॉट रिट्रैक्शन एंड सीरम ओजिंग आउट इज कॉल्ड क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी क्लॉट का कॉन्ट्रैक्शन होना, अपने सरफेस एरिया को, अगर क्लॉट यहाँ पे है तो इस एरिया को ये क्या करेगा, कम करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, और सीरम का बाहर आना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लॉट रिट्रैक्शन। इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्टैटिन, ये सारी चीज़ों प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन में। These contractile proteins in platelets help in clot shrinkage and promote wound healing, यानी क्लॉट को छोटा होने में, हाँ श्रिंकेज होने में उसमें प्रमोट करता है और वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखता है हमको, फाइब्रिनोलाइसिस, जो हम बोले थे कि 4 स्टेप। अगर एक बात अगर ध्यान से देखें तो हेमोस्टेसिस में 4 स्टेप बोले थे, पहले 3 स्टेप क्या क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये चीजें हो चुकी हैं। अब जो चौथा स्टेप हम जिसको कह सकते हैं वो है फाइब्रिनोलाइसिस, यानी क्लॉट का डिसोल्यूशन, क्लॉट जो बना है उसका डिसॉल्व होना। डेफिनेशन क्या है, फाइब्रिनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो। नॉर्मल ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे फाइब्रिनोलाइसिस होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन क्लॉटिंग। अब इसमें एंजाइम क्या क्या है, प्लाज्मीन इन्वॉल्व होता है जिसको फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस, इसको देखते हैं। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन, पहला क्या, प्लाज्मिनोजेन एक्टिव, प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव प्रिकर्सर इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्लॉट, यानी प्लाज्मिनोजेन जो है, जो इनएक्टिव में है, इनएक्टिव कंडीशन है किसका, प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मीन का, हाँ। तो प्लाज्मिनोजेन जो है वो लीवर में बनता है, लेकिन वो क्लॉट जब हुआ था, बोले थे ना ब्लड के सेल्स, ब्लड में जो भी चीजें होंगी वो उस चीज में ट्रैप होगा, तो वहां पे क्या है, प्लाज्मिनोजेन भी होगा। आगे कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिन, तो प्लाज्मिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन बाय, ओके, यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल लाइसोसोमल एंजाइम से रिलीज फ्रॉम द डैमेज टिश्यूज और थ्रोम्बिन। ओके, और क्या फिर अल्टीमेटली क्लॉट रिजोल्यूशन हो रहा है। इसको बहुत सिंपल तरीके से बस इतना से लिख सकते हैं, क्या हुआ, टिश्यू रिलीज किया कुछ एक्टिवेटर्स, प्लाज्मिनोजेन ऑलरेडी क्लॉट में है, तो एक्टिवेटर्स प्लाज्मिनोजेन पे काम करता है और प्लाज्मिनोजेन को एक्टिव फॉर्म यानी
प्लाज्मीन में चेंज करता है। ये प्लाज्मीन किस पे काम करता है? फाइब्रिन पे, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्लॉट में है, जो क्लॉट को मजबूत किया था, हाँ, उस फाइब्रिन पे ये प्लाज्मीन काम करता है और इसका ब्रेक डाउन करवा देता है। हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी तो वो जो थ्रेड बना था, फाइब्रिन का नेटवर्क था, मेशवर्क था, उसको डिसॉल्व करता है। बेसिकली होता क्या है? प्लाज्मीन ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स डिसॉल्विंग द क्लॉट। अब क्लॉट जो हुआ वो डिसॉल्व हो गया। क्लॉट डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा कि जो क्लॉट डिसॉल्व हुआ वो उसको बॉडी एज अ वेस्ट सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेगा, वेस्ट सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेगा और उसमें मैक्रोफेजेस वगैरह आकर के उसका फैगोसाइटोसिस करके उसको क्लीन करके वहां से रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो ब्लड क्लॉट स्टार्ट हुआ था, यानी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, वो ब्लीडिंग रुक जाएगा। क्लॉटिंग होते हुए देख लिया और क्लॉट का ब्रेक डाउन भी देख लिया, यानी फाइब्रिनोलाइसिस। इसके बाद वहाँ पे वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। आई होप आप लोगों को हेमोस्टेसिस के सारे स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी आपके ओपिनियन है, जरूर अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।